नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। राजकीय रण क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे केरल विधानसभा चुनाव की। केरला विधानसभा चुनाव में इस बार जीत और हार दोनों ही स्थिति में लेफ्ट के लिए ऐतिहासिक साबित हो सकती है। दरअसल साल 2018 में लेफ्ट त्रिपुरा में लेफ्ट अपने गढ़ से करीब 2.5 दशक बाद बाहर हो गया था। पश्चिम बंगाल में अब स्थितियां जो है कमजोर हैं और लेफ्ट सत्ता का एक मजबूत दावेदार भी नहीं है। संसद में भी लेफ्ट फ्रंट की स्थिति बेहद कमजोर है। इस वजह से सीपीएम की अगुवाई वाले लेफ्ट फ्रंट के लिए केरल के चुनाव का महत्व किसी भी अन्य पार्टी या गठबंधन से अधिक है। प्रधानमंत्री तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, पर हालिया स्थिति को लेफ्ट मुक्त भारत जैसी नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अगुवाई वाले लेफ्ट के सामने केरला चुनाव अस्तित्व का सवाल भी है। सामान्य तौर पर दशकों से केरला में कांग्रेस की अगुवाई वाला यूडीएफ और सीपीएम की अगुवाई वाला एलडीएफ बारी बारी से सरकार बनाते हैं। बीते 40 सालों में केरला में कोई गठबंधन लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाया है, लेकिन इस बार के ओपिनियन पोल्स कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। पोल्स में एलडीएफ को बढ़त दिखाई दे रही है। 6 अप्रैल को राज्य की सभी सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई थी और वहीं लेकिन केरला का दशकों का इतिहास अभी 2 मई तक एलडीएफ गठबंधन की धड़कनें बढ़ाए रखा है। वहीं केरल में जो है बीजेपी की तरफ से मेट्रोमैन ई श्रीधर मैदान में है, तो वहीं यूडीएफ के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी और रमेश रामकृष्ण नायर उर्फ रमेश चेन्निथला चुनावी मैदान में कांटे की टक्कर दे रहे हैं। तो कल यानी 6 अप्रैल को केरला के 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार किए गए और आपको बता दें लगभग 74% तक मतदान भी हुआ शाम तक। तो सुबह 7 से शाम तक मतदान की ये पूरी जो है प्रक्रिया वो चलती रही। लेकिन ऐसे में सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि सत्ता में जो फिलहाल काबिज है एलडीएफ, क्या इस बार उसका परिवर्तन होगा या फिर सत्ता में काबिज रहने वाली एलडीएफ। इसको लेते हुए तमाम जो चुनौतियां हैं वो एलडीएफ, यूडीएफ, कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने उनमें बनी हुई है। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी की केवल एक सीट है केरला में, उसको देखते हुए एक बड़ी चुनौती भी बीजेपी की फिलहाल बनी हुई है। ऐसे में तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर केरल विधानसभा चुनाव में किसके पक्ष में ये सिंहासन आएगा, इसको देखते हुए भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तो लेफ्ट सत्ता का एक मजबूत दावेदार भी नहीं है, ये भी एक अलग चीज है इस पूरे केरला चुनाव की। ऐसे में संसद में भी लेफ्ट फ्रंट की स्थिति बेहद कमजोर है और जिस तरीके से केरल का राजनीतिक सियासी समीकरण रहा है, जहां पर केरल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होते हैं और बीते 40 दशकों से जो है लगातार सत्ता परिवर्तन होता हुआ जा रहा है। और ऐसे में सवाल यही हो रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन केरल में होगा या फिर नहीं होगा, या फिर लेफ्ट ही इस बार सत्ता में काबिज रहेगी, या फिर जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी तमाम वो प्रचार प्रसार किए हैं, खासतौर से केरल के वायनाड में राहुल गांधी आए दिन प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए रहते हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी और साथ में कांग्रेस भी जो है इस सत्ता परिवर्तन का हिस्सा बनेगी या फिर नहीं बन पाएगी। तो कल केरल की 140 विधानसभा सीटों पर प्रचार प्रसार हुए थे, जहां पर शाम तक जो मतदान का वोट प्रतिशत था वो लगभग 74% तक रहा था। ऐसे में तमाम भारी संख्या में तमाम मतदाता सुबह से शाम तक पहुंचे थे और वोट करने के लिए गए। फिलहाल अगर बात की जाए केरल के सियासी समीकरण की, तो फिलहाल एलडीएफ की जो सरकार है वो सत्ता में है, उसके पास लगभग 91 सीटें भी हैं। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के नेता अश्विनी जी हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। अश्विनी जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अश्विनी जी, जिस तरीके से केरल में कल चुनाव हुए हैं, लगभग 74% तक मतदान हुआ। ऐसे में बीजेपी की केवल एक सीट है केरल में, तो क्या ये सीट अब बढ़ सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, केरल में भारतीय जनता पार्टी का कोई नामलेवा नहीं हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के रूप में उभरी है वहाँ जी। हम एक सीट पिछले चुनाव में जीते हैं और हमारा वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अभी पिछले साल जो आप लोगों ने देखा पंचायत चुनाव हुए थे, उसमें तिरुवनंतपुरम जिले में 11 विधानसभा सीटों में हम 30,000 वोट से ज्यादा वोट पाए थे। तो हमारा वोट परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और
हम आगे आने वाले दिनों में और बेहतर कर सकते हैं। अभी हमारी एक सीट है, हमारी अभी लगभग जो है 1 दर्जन से ऊपर सीटें जीतने में हम लोग कामयाब होंगे। उसके ऊपर जो जीत जाए वो हमारे लिए केरल की जनता का आशीर्वाद होगा। ठीक है, हमारे साथ मनोज तिवारी भी हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। मनोज जी, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, कल केरला में जो है विधानसभा चुनाव हुए हैं, ऐसे में सिर्फ एक सीट पाने वाली बीजेपी आपको किस तरह की टक्कर और परेशानी दे रही है? देखिए, भाजपा प्रवक्ता की बात मैं सुन रहा था। भाजपा प्रवक्ता ने खुद ही स्वीकार किया है कि कुछ बेहतर होगा हमारे लिए। अब जहां तक बेहतर का सवाल है, देखिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। हिंदुस्तान का कोई भी राज्य जहां साक्षरता की प्रतिशतता ज्यादा है, वहां पर बीजेपी शून्य की स्थिति में है। अब उसका मूल अवधारणा लोगों की आप समझ सकती हैं। रही बात केरला की, तो केरला बहुत ही साक्षर प्रदेश रहा है और केरला की व्यक्तिगत लड़ाई, केरला में राजनीतिक लड़ाई जो है वो जमीनी आधार के साथ साथ सिद्धांत और मूल्यों की होती है। उन मूल्यों और सिद्धांतों के आधार पर सत्ता में बदलाव प्रत्येक 5 वर्ष पर वहां होता रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो केरला की स्थिति है, उस स्थिति को अगर मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो उस आधार पर मैं स्पष्टतया बोलता हूं कि वहां सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से होगी और वहां पर कांग्रेस जो संगठनात्मक रूप से शुरू की स्थिति में भी दक्षिण भारत में बहुत मजबूत स्थितियों में रही है, तो उस परिस्थिति में केरला में जो हमारा संगठन है और कांग्रेस ने जितनी मजबूती के साथ जन आकांक्षाओं पर खड़ा उतरकर समयांतराल पर लोगों की मदद की है, कांग्रेस सत्ता में वापस में आएगी। ये हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन मनोज जी, जिस तरीके से केरला में हमेशा एलडीएफ और कांग्रेस का बोलबाला रहा है, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जिस तरीके से बीजेपी का वोट शेयर जो है लगातार 2011 से और अब तक के साल 2020 के पंचायत चुनाव की बात की जाए तो साल 2020 का जो वोट शेयर रहा है बीजेपी का बड़ा है, तो कह सकते हैं ना कि टक्कर दे रही है बीजेपी आपको? नहीं, मैं साक्षी जी, मैं 2011 से 2020 तक का पूर्णतः डाटा आपको बता सकता हूं। मेरे साथी कह रहे थे तिरुवनंतपुरम में एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी 20,000 से ज्यादा का मत पाने वाली अगर पूरे 124 में ख्वाब देख रही है, तो अगर उनका वोट प्रतिशतता का आधार देखा जाए और पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अगर उसका आप आकलन करें तो कहीं कहीं बीजेपी के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गई। आज उस परिस्थिति में बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है तो उनको 3 और 4 हजार से ज्यादा मत कहीं कहीं नहीं मिल पाया है। ऐसी परिस्थितियों में संगठनात्मक रूप से भी भाजपा वहां मजबूत स्थिति में नहीं है, सत्तासीन होने के बावजूद भी केंद्र में। तो आज ऐसा कोई बहुत बड़ा मिराकुलस नहीं होने वाला, बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी केरला में लड़ाई में नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ही आपको बता देती हूँ कि 2011 में जो है बीजेपी को 6% वोट शेयर मिले थे। उसके बाद 2016 विधानसभा की मैं बात करूँ तो 2016 में जो है बीजेपी को 14% वोट शेयर बढ़ा उसका। उसके बाद साल 2020 के पंचायत चुनाव में 17% तक वो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ चुका है। देखिए साक्षी जी, पंचायती चुनाव और जो विधानसभा के चुनाव हैं उसमें बहुत अंतर है। देखिए स्पष्ट है, ऐसा नहीं कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता और कांग्रेस की तरफ से ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस का पक्ष नहीं रख रहा हूँ। मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से सही विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बात स्पष्ट है कि यह चुनाव कांग्रेस से ही जो भी लड़ेगा वो कांग्रेस से लड़ेगा और कांग्रेस की परिस्थिति वहां पर संगठनात्मक रूप से बहुत मजबूत है। उसका मूल कारण है कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहे हैं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और उनका जो कार्य क्षेत्र है और जहां पर वो जाकर के अभी वर्तमान परिस्थितियों में लोगों के साथ जुड़े हैं, तो लोगों का जुड़ाव हमारे नेता के साथ है और कांग्रेस की कार्यशैली से लोग वहां अवगत हैं। इसलिए कांग्रेस की संगठनात्मक क्षमता और कार्य प्रणाली को ध्यान में रखते हुए केरला के लोग जितने साक्षर, उनकी साक्षरता और उनकी राजनीतिक सोच को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि वहां कांग्रेस सत्ता में आ रही है। ठीक है, अश्विनी शाही जी, पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो बेहद ही अलग होते हैं, तो आप ये किस तरीके से अपनी पार्टी के तौर पर कह पाएंगे कि पंचायत चुनाव में अगर हमने अच्छा प्रदर्शन किया है तो विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे? देखिए, पंचायत चुनाव मैंने तो पहले ही बड़े स्पष्ट रूप से ये स्वीकार किया कि केरल में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
लेकिन फिर भी आपने आंकड़े बताए, हम 17% वोट शेयर तक आ चुके हैं जी। हम 2-4 सीटों जैसे नोमान हमने जीता, हमने काठाकुट्टम में जो है हम सिर्फ 8,000 वोट से हारे हैं, सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। तो जो और तीसरी जो है कोन्नी सीट है, मंजेश्वरम सीट है, पलक्कड़ सीट है, ये यहाँ पे हमारी स्थिति बहुत ही स्ट्रांग है। और हमारे कांग्रेस के मित्र जो कह रहे हैं, अच्छी बात है, कांग्रेस ने जो है साउथ में बहुत बढ़िया किया है और बहुत लूटा है साउथ के लोगों के जनभावनाओं को, इसीलिए साउथ से इनको खत्म कर दिया गया। इनके नेता राहुल गांधी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने उत्तर प्रदेश से वहां भाग गए और वहां आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, साक्षी जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जो है हमारा जमीन हमारी तैयार हो रही है, लेकिन कांग्रेस के पास अपना अस्तित्व बचाने की बात है। हम अपने बहुत खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमारा कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन हम आज प्रवेश कर गए हैं। और जो अभी हमारे मित्र ने कहा कि जो साक्षर प्रदेश है, अपने आईना देख ले कांग्रेस, जो साक्षर प्रदेश में क्या स्थिति है। आज वहां के जो लीडिंग पार्टियां हैं उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। हम लोग 115 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 25 सीटें हमने एनडीए के साथियों को दिया हुआ है। तो आज हमारी स्थिति संगठनात्मक रूप से भी बहुत बेहतर हुई है केरला में। और मैं आपको कहता हूं कि ये चुनाव आप देखिएगा कि हम 17% से कितना आगे जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर हमारे भी साथ बहुत ही बेहतर प्रबंधन जुड़ा हुआ है, साक्षी जी। लेकिन फिर भी अश्विनी शाही जी, जिस तरीके से 2016 में एक सीट बीजेपी को मिली थी, नेमोम सीट, इस बार कितनी उम्मीदें हैं, कितनी सीट मिल सकती हैं आपको? साक्षी जी, हम बहुत बड़ा दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन कम से कम 1 दर्जन से ऊपर सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। लेकिन अश्विनी जी, चुनावों के जानकार ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए काफी मुश्किलें हैं, क्योंकि या तो वो अपनी नेमोम सीट बचाए रखे या फिर जो पलक्कड़ सीट है उस पर बचाए रखे अपने आप को, क्योंकि पलक्कड़ सीट पर जीतना भी काफी मुश्किल और अपनी नेमोमी सीट को बचाना भी काफी मुश्किल लग रहा है। नहीं, एकदम सही बात है। देखिए, वहां पर परिस्थितियां दूसरी हैं जी। वहां एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहां का लव जिहाद का मुद्दा वहां है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रही है, पूरे देश में कानून हम लोगों ने बनाया, वहां भी हम इस स्थिति को बहाल करने की स्थिति में आएंगे। ठीक है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उसका काम तो करेंगे, लेकिन आज हम नहीं कह रहे। लेकिन ये मुद्दे जिसको वहां लोग बढ़ावा दे रहे हैं, वहां तुष्टीकरण की राजनीति, वहां पर हिंदू और जो क्रिश्चियन का कम्युनिटी है, वहां ईसाई कम्युनिटी है, वो बहुत ही परेशान है मुस्लिम समुदाय से। वहां पर लोगों को लव जिहाद में फंसाकर सीरिया तक भेजने का काम करते हैं लोग। वहां बड़ी स्थितियां खराब है और कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। राहुल जी लगातार लगे हुए हैं, आप देखिएगा क्या स्थिति हो रही है राहुल जी की। वहां भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा नहीं किया है कि हम सरकार बना ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर ये माना है कि हम 1-1.5 दर्जन सीटें वहां जीत सकते हैं, लेकिन आज हमारी जमीन, जो जमीन पर पांव रखने की जगह नहीं थी हमारे लिए, आज हमारी एक सीट है, 17% वोट है, इसको आधार बनाकर हम इस 17% को 60% में भी कन्वर्ट करने की स्थिति में आ जाएंगे कुछ दिनों में। ठीक है मनोज जी, अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि हम जो है 1 से 1 दर्जन सीट जीत पाएंगे, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, अश्विनी जी तो स्वीकार कर चुके हैं, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब उनकी आशा है, देखिए चुनाव के परिणाम के वक्त कोई राजनीतिक दल क्या कहता है कि हम बिल्कुल शून्य पर आउट होंगे, ऐसा तो वो बोलेगा नहीं। तो निश्चित रूप से भाई भाजपा के प्रवक्ता है, सत्तासीन दल है, तो उनको 12 सीटें तो बोलना लाजमी है, वो बोलेंगे। अब रही बात जीतने की, तो वो तो कह रहे हैं, आपके चैनल पर ही बोल रहे हैं कि नियोम और वनक्कम सीट जो है वो बचाना उनके लिए मुश्किल होगा, वो तो बेचारे स्वीकार कर चुके हैं। रही बात दूसरी बात, हिंदू मुसलमान होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा कि इनका ये कहते हैं कांग्रेस तुष्टीकरण पूरा देश जानता है। तुष्टीकरण हिंदू मुसलमान, हिंदू खतरा में आते हैं। आपने तो हिंदुओं को कायर बना के छोड़ दिया,
आपका कहानी ये है कि जब चुनाव आता है हिंदू तो खतरे में हो जाता है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी जाति से ब्राह्मण हूँ, मेरा तो आज तक 50 वर्ष की उम्र में मेरा हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं रहा। अब इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाता है क्योंकि इनको हिंदू मुसलमान के बल पर ही वोट लेना है, जमीनी आधार पर वोट तो लेना है नहीं, कर तो ये कुछ पाएंगे नहीं, नाम चेंज कर करके फीता काटते हैं ये। तो इनकी कहानी है ये सब दक्षिण भारत में जहां साक्षर प्रदेश लोग है वहां ये सब नहीं चलने वाला। अब दूसरी बात है 6 वर्ष नहीं, इनको मुझे लगता है इनको सत्ता का वर्ष याद होना चाहिए। 14 वर्ष ये सत्ता में रह चुके, ये 14वां साल है। 14 साल में इनको दक्षिण भारत के सत्तासीन रहते हुए, केंद्र में सत्ता में रहते हुए भी केरला में एक भी फैक्ट्री नहीं खोला इन्होंने। खोला क्या बताएं ना केरला के लोगों को। तो किस आधार पर केरला के लोगों से वोट मांगने जाएंगे ये? केरला के लोगों को कुछ दिया हो तो सत्ता में रह के भी, और 6 वर्ष से सत्ता में है, क्या कर दिया इन्होंने केरला के लोगों के लिए? तो इनका तो कुछ है नहीं। अब मोदी जी जाएंगे, खाता ना बही, जो मोदी जी बोलेंगे वही सही, इनका कहानी वही है। इनकी सोच तो कुछ है नहीं। एक मिसाइल को तैयार करने में और कोई भी जो परमाणविक प्रक्रिया है उसको परिलक्षित करने के लिए और उसको अंतिम रूप में लाने के लिए 5 और 10 वर्ष का लक्ष्य होता है। ये तो बेचारे सत्ता में ही 6 वर्ष से हैं। इनका तो कुछ करना है नहीं इनको। अब इनको कहीं हिंदू खतरे में आ जाएगा, कहीं क्रिश्चियन खतरे में आ जाएगा, कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होगी, तो यही इनकी बात है। और राजनीति का आधार भी इनका यही है जो ये नहीं चलेगा। और देश के लोगों को भी बहुत जल्द समझ में आने वाला है। मैंने तो कई बार ये बोला है और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, चूंकि वो प्रवक्ता है उनका बोलना लाजमी है कि इस बार अगर ये जाएंगे सत्ता से बाहर तो बच्चे पढ़ा करेंगे कि एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी नाम की एक राजनीतिक दल भी भारत में सत्ता में थी। ये लोग पढ़ेंगे। कांग्रेस से इनकी तुलना हो ही नहीं सकती। 57 वर्ष तक इस देश के लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। अब महज 6 वर्ष से सत्ता में नहीं है तो इनको लग रहा है कि अरे बाप रे बाप बहुत बड़ा कारनामा हो गया, अब हमको इस सत्ता में रहना है। इसी भ्रम में रह करके वाजपेयी जी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भी ये सत्ता खो बैठे। तो इनको सत्ता को शालीनता की आवश्यकता है और ये शालीन लोग हैं नहीं, तो मुट्ठी भर वैसे लोग हैं जो इस पूरे देश को मुट्ठी भर उद्योगपतियों के हाथ इन लोगों ने बेच दिया है। तो जनता को समझ में आना शुरू हो गया और आएगा। ठीक है मनोज जी, जमीनी आधार कुछ भी नहीं है। शुक्रिया मनोज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी जी, मनोज जी कह रहे हैं कि साक्षर प्रदेश में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति बीजेपी करती है वो नहीं कर पाएगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी जो है वो भ्रम में जी रही है। देखिए, भ्रम में कौन जी रहा है हमारे भाई मनोज जी को बहुत अच्छी तरीके से पता है और बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि ये प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो बोल रहे हैं। मैं प्रवक्ता के तौर पर नहीं, एक आम नागरिक के तौर पर भी अगर बोलूं तो आज देश में जो है, देखिए एक ये साइकिल का पहिया जो होता है ना, उसी हिसाब से कांग्रेस अब एकदम गर्त में चली गई है जब पहिया इधर आता है। जब समय आएगा कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहेगी या कांग्रेस में रहेगी, कोई कह नहीं है। हाँ, जनता बलवान होती है, जनता किसी को भी ऊपर कर सकती है, किसी को भी नीचे कर सकती है। 57 सालों तक भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, हम लोग जो है अस्तित्व में बाद में आए हैं। उस समय जनसंघ वगैरह थी, तो कांग्रेस ने 57 सालों तक जितना एक तरफा मैच खेलना था खेल लिया था। अब हम लोगों ने बहुत कड़ाई से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें हम लोग चला रहे हैं उसमें कांग्रेस को हम लोग बहुत पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। कांग्रेस अब नेपथ्य की पार्टी हो गई है और हम लोगों ने एक समय नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत का। आज वो राहुल गांधी उस चीज को लेकर चल रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत का बनाने का। जहां वो चुनाव में जाते हैं कांग्रेस खत्म हो जाती है। ठीक है, एक उनका नाम अब क्या है नहीं जानते हैं। लेकिन मैं केरला के बारे में कहना चाहूंगा साक्षी जी, 1182 ग्राम पंचायतों में, 37 ब्लॉक पंचायतों में, 2 जिला पंचायतों में, 320 नगर पंचायतों में हम चुनाव जीते हैं। हमारा वोट परसेंटेज जो बढ़ रहा है, ये दर्द जो है वहां वामपंथी और कांग्रेसियों दोनों को हो रहा है। लेकिन ये लोग पिछली चीजों में कि हम वहां पर थे, कांग्रेस की क्या स्थिति थी, आज कांग्रेस से हम बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद में है और हम कर रहे हैं। कांग्रेस अपने
अपनी चीजों को देखे साक्षी जी। मैं वहां के सत्तासीन की बात नहीं कर रहा हूं अभी कि हम सत्ता में चले जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए तो मैं इतना कहूंगा हमारे भाई मनोज तिवारी जी को कि अब ये लोग इतिहास हो चुके हैं और इतिहास में इनको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ये कांग्रेस जो झूठ बोलने वाली पार्टी थी, जो कहती थी कि हम आजादी का जंग लड़े, कौन सी पार्टी आजादी का जंग लड़ी है? ठीक है। इंदिरा कांग्रेस या नेशनल, ये इस समय सोनिया कांग्रेस या राहुल कांग्रेस? अरे एओ ह्यूम ने जो कांग्रेस बनाई थी और कांग्रेस किस हिसाब से अंग्रेजों ने बनवाया था, ये सबको पता है। ये लोग हिंदुस्तान को बरगलाते रहे साक्षी जी। पहले एक पार्टी इनकी हुआ करती थी, जनता को कुछ दिखता नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव होने के बाद हम लोगों ने पूरे देश में कांग्रेस के किए हुए जो जितने घनघोर अत्याचारों के बारे में बताना शुरू किया, तो जनता जागरूक हुई और इनको कई राज्यों से उखाड़ फेंकने का काम किया। अब केरल में भी हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे इनको। चलिए ठीक है, हमारे साथ अरविंद विद्रोही जी भी है जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। अरविंद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सखी। अरविंद जी, केरल में कल चुनाव हुए हैं, ऐसे में जो एक सीट केवल बीजेपी के पास है उसको लेकर भी जो है एलडीएफ और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। तो केरल की राजनीति को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अब देखिए, केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह का एक अपना चुनावी प्रबंधन है। जिस तरह वो जुटे रहते हैं, उसके बाद उस मोर्चे को जेपी नड्डा ने संभाला और कार्यकर्ता आधारित पार्टी क्या होती है उसको बताया। कार्यकर्ता आधारित पार्टी इंदिरा गांधी के समय में, उसके पहले पंडित नेहरू के समय में भी थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की जगह नेताओं का वजूद जो है हावी होने लगा। उसका दुष्परिणाम जगह जगह कांग्रेस के लोगों को देखने को मिल रहा है। और रही अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कांग्रेस मुक्त भारत का, तो ये लोग पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से ये शब्द ठीक नहीं है, सामाजिक रूप से, लेकिन इसको बेशर्मी ही कहा जाएगा कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना थी, ये कहते हैं भाजपा ने किया, जबकि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 50 और 60 के दशक में ही कांग्रेस को देश में व्याप्त बुराइयों की जननी कांग्रेस को पंडित नेहरू को कहा था। और उसी अभियान को जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह बढ़ा रहे हैं। तो कांग्रेस के लोग इस बात को कि वो सूत्रभाग नरेंद्र मोदी का है, ये क्यों कहते हैं, ये कहना क्यों भूल जाते हैं कि ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का कॉन्सेप्ट था कि देश में जन विरोधी काम करने वाली कांग्रेस को हमको हटाना है और जनहित का काम करने वाली सरकार को लाना है। तो मुद्दे चुराना, सिद्धांत को अपना बता देना कहीं भी जनता के हित के लिए ठीक नहीं है। बाकी भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस समय जनता और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चल रहा है और इसी का उनको फायदा मिल रहा है, अन्य विपक्षी दलों को इसका नुकसान हो रहा है। जी। लेकिन अरविंद जी, जिस तरीके से केरला में जो है बीजेपी का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं था, सिर्फ कांग्रेस और एलडीएफ का बोलबाला था, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से वोट शेयर जो है बीजेपी का साल दर साल बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए आप क्या कुछ कह सकते हैं? देखिए, नेमोम सीट जो विधानसभा सीट है वो बहुत चर्चा में, क्योंकि यहाँ पर 2016 में जो है पहली बार केरल ने केवल यही सीट जीता था। अब दूसरी सीट देखिए क्या है, दूसरा वहां पर बड़ा काम क्या हुआ है कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन जो पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में मशहूर है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया वहां पर कि वो जो है वहां पर अगर चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी उनके रहेंगे। तो अब ई श्रीधरन से बड़ा विकास का कोई चेहरा तो है नहीं, तो अगर डेवलपमेंट की बात होगी तो उनके पास जाएगा और भाजपा को फायदा होगा। और अगर सत्ता विरोधी लहर चलेगी तो कांग्रेस की सत्ता है तो उसको नुकसान होगा। और वामपंथी तो मतलब कहीं नहीं है, वामपंथी केवल अपने कार्यालय में है। और इसीलिए देखिए, अभी राहुल गांधी के बयानों को लोग बहुत हंसी मजाक में लेते हैं, हम लोग भी अक्सर कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही कि मेरे साथी केरल वाले में जो वामपंथी भी हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरह जो है जनता को विभाजित करने का काम करते हैं। तो अब इसी से समझ लीजिए कि जो राहुल गांधी भी जो मित्र हैं राजनीतिक रूप से वामपंथी उनका साथ देते हैं, वो भी वामपंथियों को नकारते हैं। उनकी नजर में जैसे भाजपा वैसे वामपंथी। तो अब वहां पर तो लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की और विचारों की लड़ाई है।
कार्यकर्ता जिसका साथ रहेंगे, जनता जिसका साथ देगी वो जीतेगी। और देर सवेर कांग्रेस को भी कार्यकर्ताओं पर लौटना पड़ेगा। ये जो केवल परिवार के पीछे भागने की राजनीति है, इसको बंद करके कार्यकर्ता आधारित राजनीति, सैद्धांतिक राजनीति शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, आखिरी सवाल है मेरा अश्विनी जी आपसे। अरविंद जी कह रहे हैं कि अब केरला में जो है अब लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के विचारों की है। एकदम सही कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के विचारों को हम अपने काम का, अभी अरविंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, कार्यकर्ता आधारित पार्टी हमारी। आज हम बूथ से लेकर हर बूथ पर, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हम कहीं नहीं थे वहां, और आज हम इस स्थिति में हैं कि 140 विधानसभा सीटों पर हमारे उम्मीदवार हैं। पिछला अभी 2020 में जो चुनाव हुआ, हम सबको सबका साथ और सबका विकास का नारा देकर चलने वाले लोग हैं। लगभग 500 ईसाइयों को और लगभग 150 से ऊपर मुस्लिमों को हमने टिकट दिया था। तो हम सबको लेकर चल रहे हैं वहां। केरल एक वाकई प्रबुद्ध राज्य है, और हम वहां पर अपना जन जन में विकास के नाम पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने का काम कर रहे हैं। और भारत के उसमें जो है नक्शे में जो केरल एक प्रदेश है, कहीं से कुछ जो अछूता रहा हो उसका हम भरपूर विकास करने की बात करेंगे, चीजों को हम आगे बढ़ाने की बात करेंगे। और अभी हमारे अरविंद भाई ने कहा कि मेट्रो मैन वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेट्रो मैन को इस उम्र में चुनाव लड़ाने का मतलब है कि हमको वहां का विकास कुछ कम लग रहा है, हमको वहां का विकास और करना है। कांग्रेस जो है अपनी, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस अपने इस देश में। और उसके प्रणेता है राहुल गांधी जी, वो जहां जाएंगे वहां पर उनकी पार्टी का नेस्तनाबूद होना तय है, और उसका वो बीड़ा उठा चुके हैं। इसलिए कांग्रेस का एक बेहतर विकल्प होकर भारतीय जनता पार्टी केरल में आ रही है। ठीक है, अश्विनी जी, अरविंद जी, आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया राजकीय रण क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।